रहीम 12th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 22 का आज हमारा फोर्थ लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डोमिनेंस रिलेशनशिप्स। असल में हमने मेंडल लॉज पढ़े हैं पहले और दोनों लॉज को हमने प्रूव किया। हमने टेस्ट क्रॉस के बारे में थोड़ा जाना और आज हम जो जेनेटिक्स है उसको, वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक ख़ास कंडीशन है जहाँ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो नहीं काम करता। ठीक है, वो क्या थी? वो थी जीन लिंकेज। असल में उसको उस दिन भी मैंने थोड़ा आइडिया दिया था, लेकिन आज उसको इनके साथ बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैं जो डोमिनेंस रिलेशनशिप्स पढ़ाऊँगा उन डोमिनेंस रिलेशनशिप्स में भी मेंडल लॉज अप्लाई नहीं होते सिवाय कंप्लीट डोमिनेंस के। वो मैं अभी आपको बात बताता हूँ। तो जीन लिंकेज अगर मैं कहूँ वो क्या है, हमने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहा था कि सर अगर ये एक क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ये जीन्स लगे हुए हैं, जीन ए बी सी डी और कैपिटल ई और कैपिटल एफ और फर्ज किया ये सारे, ठीक है। और जो दूसरा जो ऑब्वियसली क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे आपके सामने ये वाला क्रोमोसोम बनाना चाहिए था क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान यही वाले क्रोमोसोम दिखते हैं क्योंकि क्रोमोसोम एस फेज से गुजर चुका होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो चुका होता है। पर मैं आसानी के लिए सिर्फ समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। फर्ज किया इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है और आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम वो वाले क्रोमोसोम होते हैं जिनके ऊपर सेम उनकी शेप हो, सेम साइज हो और सेम टाइप्स ऑफ जीन्स उनके ऊपर लगे हुए हों। तो वो फर्ज किया, वो है जी, फर्ज किया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। स्मॉल डी में जानबूझ के स्मॉल डी लिख रहा हूँ, स्मॉल ई और स्मॉल एफ। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, देखें जनाब, ये जो ए है ना, ये ये एक अलग जीन पेयर है, ठीक है। सिमिलरली बी, स्मॉल बी या कैपिटल बी भी हो सकता है, ये एक अलग से जीन पेयर है। फर्ज किया ये जो ई है ये कैपिटल है, फर्ज किया और जो फर्ज किया सी है, सी कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, फिर कैपिटल ई, फिर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ये सारे अलग अलग जीन पेयर्स हैं। आमतौर पे हमने बात की थी कि वन जीन पेयर की अलील्स की सेग्रीगेशन, जब ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे क्योंकि ये क्रोमोसोम साहब एक में चले जाएंगे और वो क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म में या एग में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मियोसिस हो रही है। भाई समझ रहे हैं ना बात को? वो सारा बेसिक पिछला कॉन्सेप्ट है। मियोसिस हो रही है, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जीन्स भी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। वो जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर ही तो लगे होते हैं, आमने सामने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर उनके लोकस यानी उनके घर होते हैं। असल में क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है, जीन सेग्रीगेट नहीं करता। कैसे? देखें, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो एनाफेज के दौरान या एनाफेज 1 जो मियोसिस की थी उसमें जीन तो अलग अलग नहीं होते ना, उसमें तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरफ ये क्रोमोसोमल पेयर की ये अलील जाएगी उसी तरफ ये अलील भी जाएगी इस जीन पेयर की। ये नहीं है कि यहां पे कैपिटल ए स्मॉल डी के साथ चला जाए, नो। क्यों? क्योंकि वो जिस क्रोमोसोम पे ऊपर लगा हुआ है वो आपस में अटैच्ड जीन्स हैं और जो जीन्स आपस में अटैच्ड होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम या सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। क्या कहलाते हैं? लिंकेज ग्रुप। अच्छा, यहां इसका नाम जो है वो लिंकेज ग्रुप होना चाहिए था। जीन लिंकेज इज समथिंग एल्स, वो मैं आपको बाद में बता देंगे, सही है। तो इट्स लिंकेज ग्रुप, एक लिंकेज ग्रुप जहां भी सेग्रीगेट होगा इकट्ठा होगा, इसलिए यहां इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट वाला लाड नहीं है, सही है। सो नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ दिस जीन पेयर विद दिस, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरी नाक मेरे ही पैरों के साथ जाएंगे, किसी और के पैरों के साथ नहीं चल सकते। तो आपको आइडिया हो गया कि दिस इज, इस कंडीशन में मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल
नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एट ऑल। ठीक है जी। अब आते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप पे। मैं आपको डोमिनेंस से देखें, अगर आप गौर करें, आप एक बात जानते हैं कि जीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एंड देयर कुड बी मोर देन 2 शक्लें ऑफ द जीन्स। एक जीन की एक से ज्यादा शक्लें होती हैं, हो सकती हैं, 2 से भी ज्यादा हो सकती हैं और वावा सारी भी हो सकती हैं। फर्ज किया ये भी एक मार्कर है, ये भी एक मार्कर है। फर्ज किया बार ये मार्कर यानी ये जीन जब आएगा जीनोटाइप, बिकॉज एक ट्रेट की जीनोटाइप में कम से कम कितने जीन होते हैं? 2, है ना, पता है ना। 1 ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एट लीस्ट 2 जीन्स। सही है। अच्छा एक बात याद रखना, फर्ज किया ये जीन है, दिस इज ऑफ रेड कलर ना, दिस इज ऑफ ब्लू कलर, पर मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं तो रेड कलर शो होता है, ब्लू शो, फर्ज किया ब्लू शो नहीं होता, तो मतलब कौन डोमिनेंट हुआ? रेड। इसको मैं कैपिटल से लिखूंगा, इसको स्मॉल से। जब आपने देखा था कि RR यानी राउंड सीडेड प्लांट थे, और यानी R से मुराद राउंड था, यानी सीड शेप था ना ट्रेट, उसकी 2 शक्लें थी, राउंड और रिंकल्ड। राउंड के लिए कैपिटल R था, रिंकल्ड के लिए स्मॉल r था। जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए और जो अलील अपना इफेक्ट शो कर दे उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जिसका इफेक्ट मास्क हो जाए यानी वो शो ना हो पाए उसे कहते हैं रिसेसिव। भाई पता है ना, इस बात का तो पता है ना, इसे कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन अलील कंप्लीटली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ and the other one is completely masked। जिस तरह सीड शेप, all the Mendelian traits, all the मेंडल के जो उसने 7 ट्रेट नहीं बताए थे मटर के अंदर, वो सारे के सारे क्या थे? वो कंप्लीट डोमिनेंस वाला हिसाब किताब था। सही है। अगर कैपिटल Y आ जाएगा, स्मॉल y लाख कोशिश कर ले, कलर क्या होगा? येलो। पता है ना, मेंडल के कवानीन इसे कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। क्या है? व्हेन one allele completely masks the effect of other allele। जो शो करती है उसे डोमिनेंट कहते हैं और कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जिसका इफेक्ट मास्क होता है उसे रिसेसिव कहते हैं और स्मॉल लेटर से लिखते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको 2 बातें अभी अभी बताई हैं और ये दोनों शर्तें आपके ज़हन में नशीन हो जानी चाहिए। वो क्या थी कि नंबर 1 शर्त क्या है? जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, 1 ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ जीन्स यानी 2 जीन्स। ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई है? देयर इज समटाइम्स देयर इज कंप्लीट डोमिनेंस, मींस 1 allele is completely dominant over the other allele। whenever it will present it will mask the effect of the other one। ये इसकी एग्जांपल ये समझें कि आप जा रहे हैं अपने अब्बा के साथ बाजार में, आप कोई चीज लेना चाहते हो और उन्होंने कह दिया कि नहीं, तो फिर आप नहीं ले सकते। आपके पास पैसे भी नहीं है, आपकी अथॉरिटी भी नहीं है और आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। सही है ना, समझ गए बात को? ये आपको आइडिया मिल गया कंप्लीट। मेंडल के 2, अच्छा ये अब मैं 2 स्टेटमेंटें बताऊंगा, आपने अंदाजा लगाना है कि वो डिफरेंट कैसे हैं। पहली स्टेटमेंट मैंने बताई थी 1 trait is controlled by at least 1 pair of genes। अब मैं स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, 1 trait is controlled by only 1 pair of gene। there is a difference ना, is controlled by maybe 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब मैं कह दूंगा only 1 pair it means सिर्फ 2 genes, सिर्फ 2 genes। मेंडल के रूल्स तब अप्लाई होते हैं when 1 trait is controlled by only 1 pair of genes। याद रखना। सही है। और दूसरा मेंडल ट्रेट तब अप्लाई, मेंडल के कवानीन तब अप्लाई होते हैं जब व्हेन देयर इज कंप्लीट डोमिनेंस। बस ठीक है। इसके अलावा कोई हिसाब किताब होगा तो वो लिंकेज वाला हिसाब आ जाएगा ये, और अभी बाकी 2-3 मैं और बातें बताता हूं। तो कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको कोई सवाल है? दिस इज व्हाट वी से द कंप्लीट डोमिनेंस, और ये मेंडल के कवानीन इसमें एप्लीकेबल हैं। अच्छा एक दूसरी कंडीशन है, वो मैं चलो यहां बता देता हूं। वो क्या है? इसे कहते हैं हम कोडोमिनेंस। क्या कहते हैं? कोडोम, या पहले इनकम्प्लीट पढ़ लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक साइंसदान था, उसका नाम था कार्ल कॉरेम्स। उसने 4 o'clock प्लांट, ये एक खास किस्म का पौधा है,
उसने इसके 2 कलर उसके पास मौजूद थे। जब मेंडल का कवानीन आ गया ना, मेंडल के मतलब वर्क पब्लिश हो गया, तो दुनिया फिर आपको पता है जिस तरह पिछले किसी ने किया हो, फिर वो हर एक चीज़ के ऊपर अप्लाई करके देखना शुरू कर देते कि हमारे में ये अप्लीकेबल बात होती है कि नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके पास थे एक रेड कलर के फ्लावर्स, रेड कलर, फर्ज किया रेड कलर को जो अलील शो करती है, मैं बताता हूं, और जो दूसरा था दैट वाज दी वाइट कलर, दैट वाज वाइट कलर, यानी 2 रंग के उसके पास फूलों वाले पौधे थे एक ही स्पीशी के। उसने करा दिया इनको क्रॉस, और क्योंकि उसे लगा कि ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। सही है जी। अच्छा, जब उसने इनको क्रॉस कराया ना, तो ना वो आया ना वो आया, बल्कि एक तीसरी चीज आ गई जो इन दोनों के आपस में दरमियान थी, यानी पिंक वाज अ बिट लाइक मिक्सचर। अगर आप स्ट्रॉबेरी डाल दें दूध के अंदर तो पिंक सही कलर आ जाता है, हालांकि स्ट्रॉबेरी रेड होती है। तो आपको लग गया, उसे लगा अच्छा अब 2 ऑप्शनें हैं, या तो ये है कि दोनों आपस में ब्लेंड ब्लूंड हो गए हैं और दोनों ही कंप्रोमाइज सा उन्होंने कर लिया है और आपस में इकट्ठे शो हो गए, और दूसरी ऑप्शन ये है दोनों ही खत्म हो गए हैं, ये कोई तीसरी चीज नहीं निकल आई है, यानी जब वो आ गया तू भी रहने दे कि मैं कुछ और बनता हूं। समझ रहे हैं बात को? तो ये दोनों इम्कानात हो सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हमेशा प्यारा सा क्रॉस होता है F1 क्रॉस F1। ये जो F1 आ गई उसके पास, उसने इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, इट मींस F1 क्रॉस F1 पिंक। उसे लगा अगर ये दोनों खत्म हो गए थे तो आगे तो ये नहीं आने चाहिए, लेकिन जब उसने करवाया चेक तो उसके पास 1 रेड 1 वाइट और 2 पिंक आए। अब ये मेंडल का लाड नहीं है, ठीक है, ये एक नई चीज आ गई है। वो दोनों अलील तो चलो शो तो हो गई है, लेकिन कोई 3:1 और ये नई चीज आ गई है, तो ये तो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की खुली खिलाफ वर्जी है कि नहीं? इसके लिए उसने कहा कि ये क्या है। उसने कहा देखें जी, फर्ज किया ये था, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है भाई साहब, ये था R1। देखें, जब एक अलील दूसरी पे डोमिनेंट ना हो ना, तो फिर उसको स्मॉल लेटर से नहीं लिखते, सही है ना? जब डोमिनेंट ना हो और रिसेसिव भी ना हो, बराबर की हो, तो फिर उसे वो नहीं लिख सकते आप, उसे क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। फर्ज किया ये R1 था, सही है, और ये जो था ये R2 था। मेंडल बिल्कुल सही कहता है कि ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होती हैं, वो तो हो रही हैं। देखें जनाब, यहां पे क्या है, R1 और फिर R2, सेम इज विद R1 और R2, सही है। जब इनको आपस में क्रॉस करवाया, अब जरा मैं क्रॉस को सिंपल में ब्लू मार्कर से लिख लेता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, फर्ज किया दिस वन इज R1 R2 R1 R2। अब देखें तो क्या बनता है, बनता यह है जी कि यहाँ पे बनेगा R1 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 R2 R1 R2 R2 R2। ये है जी वाइट, ये है जी रेड, और जब दोनों कंडीशनें दोनों इकट्ठे आए तो वो दोनों ही शो नहीं हो पाए, जिस दोनों ने आपस में ब्लेंड होके एक मिक्सचर सा शो किया। In which we say this is the type of dominance relationship in which during heterozygous conditions both the alleles are unable to express themselves completely, but instead they express as a blend or as a mixture. They express themselves incompletely. This is what we say incomplete dominance. Now उसका रहा ना उसका, वो एक मिक्सचर सा नई चीज बन गई। सही है जी, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो गया कि व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, ये रिजल्ट्स भी मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है, वो जो है दैट इज अबाउट द
फर्ज किया, हम देखते हैं फर्ज, इसको हम ऐसे समझे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं वही एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं, फिर मेन एग्जांपल ब्लड वाली पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है ना। दिस इज द टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इन विच बोथ द एलील्स आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली बट दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लेंड और अ मिक्सचर, सो बोथ ऑफ देम आर इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अब हम आते हैं, तो फर्ज किया, अब एक और सवाल है, मैं फर्ज किया आपको, मतलब ये फर्जी एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई मेन एग्जांपल नहीं है। तो ये तीसरी चीज है, दैट इज फर्ज किया कोडोमिनेंस में एक और चीज आ गई। तो आपको असल में मैं ये वाली एग्जांपल मैं हमेशा इसलिए देता हूं क्योंकि मैं इसके साथ इसको कंपेयर करना चाहता हूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ, ताकि आप इन दोनों को आपस में मिक्स ना कर पाए, ठीक है। तो मैं यही वाली एग्जांपल दोबारा देता हूं। फर्ज किया रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहां पे ना रेड आ गया, ना व्हाइट आ गया, ना पिंक आ गया, बल्कि एक ऐसा पौधा आ गया, फूल आ गया जिसकी आधी पत्तियां व्हाइट थी और आधी पत्तियां रेड थी। नहीं समझ आई? दोनों ने अपने आप को एट द सेम टाइम एक्सप्रेस कर दिया, कोई भी डोमिनेंट कोई भी रिसेसिव नहीं है। तो देखें यहां पे क्या हुआ, रेड प्लस व्हाइट कलर के फ्लावर आ गए इकट्ठे ही, सही है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का इफेक्ट शो हो गया है एट द सेम टाइम, पूरा का पूरा उसमें दोनों का इफेक्ट शो हुआ था, पर ब्लेंड यानी हाफ हुआ था, दोनों ही ने अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया था। अब इसकी मेन एग्जांपल पे आते हैं, वो इसकी दो मेन एग्जांपल मैं अभी दूंगा। नंबर 1 देखें, ब्लड ग्रुप का जीन होता है जीन आई, इसका नाम ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के जो जीन आई है ना, इसकी 3 शक्लें होती हैं। कितनी शक्लें होती हैं? 2 नहीं, कितनी शक्लें होती हैं? 3। आई ए और आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। कैपिटल आई बी और आई ए इसलिए लिखते हैं कि होता यह है कि जब आई ए और आई ए आ जाए तो बंदे का ब्लड ग्रुप होता है ए। ये कोई डोमिनेंस नहीं है, ये को डोमिनेंस नहीं है, ये तो दोनों सेम है। अच्छा, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई आ जाए तो ये रिसेसिव एलील है, ये डोमिनेंट है, बंदे का ब्लड ग्रुप फिर होगा ए। ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, इसको आप को डोमिनेंस में नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अगर एक बंदे के अंदर आई बी आ जाए तो बंदे का ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर उसके अंदर आई बी स्मॉल आई आ जाए तो फिर बंदे का ब्लड ग्रुप होगा बी। लेकिन अगर स्मॉल आई आ जाए तो बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ए। लेकिन एक और केस है, जब एक बंदे का ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी आ जाए, अब क्या है, अब बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। देखें सेम इज एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक जीन है कैपिटल एल, ठीक है, ये जीन है उसका व्हाट वी से ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप से। इसकी 2 शक्लें हैं, एल एन और एल एम, सही है। जब दोनों ही एन एन वाले हों बंदे का ब्लड ग्रुप होगा एन, जब दोनों ही एम एम वाले हों बंदे का ब्लड ग्रुप होगा एम, पर जब दोनों हों एल एन, दोनों प्रेजेंट इकट्ठे सेम टाइम पे हों, अब बंदे का ब्लड ग्रुप होगा एम एन। दिस इज द टाइप ऑफ द डोमिनेंस रिलेशनशिप इन विच बोथ द एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स completely at the same time instead of showing any type of relationship. This is what we say co-dominance. को मतलब at the same time दोनों ही वहां तशरीफ फरमा हो गए हैं, ठीक है जी। तो co-dominance आपको लग गया पता। Sometime एक चीज होती है कि जब 2 एलील्स जो होते हैं ना इकट्ठे हो जाए ना, हेट्रो, ये देखें असल में ये बात, ये हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोगेमेटिक बंदा है, ठीक है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो हम हेट्रोजाइगस की बात करेंगे, सही है। अच्छा, अब एक और मजेदार, एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसे कहते हैं ओवर डोमिनेंस। क्या है? ओवर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्ज किया ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा। आंख के कलर का जीन होता है जीन डब्ल्यू, फर्ज किया ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, जीन का नाम क्या है? जीन डब्ल्यू, सही है। और इसकी 2 शक्लें हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस, सही है। फर्ज किया
जब WW हो तो उसकी आंखें होती हैं वाइट, सही है। और जब W और W प्लस हो, सॉरी, जब W प्लस और W प्लस हो दोनों, तो उसकी आंखें होती हैं रेड, सही है। लेकिन जब W और W प्लस दोनों इकट्ठी आ जाएं तो उसकी आंखें होती है इस रेड से ज्यादा रेड, समझ आई बात, मोर देन रेड। इसका मतलब क्या है, आपका काला इनके काले से ज्यादा काला है, सही है। यानी कि when both the alleles are present at the same time they show more effect than the any of the alleles independent। जब उन दोनों alleles अलग अलग आ रही थी, उन दोनों जब इकट्ठी आई तो उनका इफेक्ट उनसे ज्यादा निकल आया, इसे कहते हैं ओवर डोमिनेंस। समझ आ गई बात की। यानी when both the alleles are present, यानी in the heterozygous condition the both alleles they show the effect, यानी आंख के कलर का जो फ्लोरिसेंस, जो लाइट होगी, जो रोशनी होगी, उसकी आंख के कलर का ब्राइटनेस होगा, वो इन दोनों से ज्यादा होगा। समझ आ गई। तो दिस इज व्हाट वी से ओवर डोमिनेंस। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसे, अच्छा एक और भी चीज है मल्टीपल, याद रखिएगा। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल दीजिएगा को डोमिनेंस में, AB की ना दीजिएगा ना, क्योंकि इसमें ये मल्टीजीनिक ट्रेट आ जाता है, 1 2 3, इसमें 3 जीन बन जाते हैं। हमने तो बात की थी ना कि 2 जीन्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसकी बजाय इसके अंदर MN की एग्जांपल दीजिएगा, और अगर इसकी देनी भी हो तो सिर्फ AB की देनी है बस, यानी ये वाला पूरा हिस्सा नहीं बताना, सिर्फ IA और IB इज इक्वल टू AB, सिर्फ ये वाला हिस्सा बताना है, सही है। क्योंकि ये को डोमिनेंस रिलेशनशिप जरूर है। और अब आपको बेसिक जेनेटिक्स मेंडल के लॉज की, यानी जिसमें वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स ओनली एंड द ओनली वन अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, और कब कब वो लॉज अप्लाई नहीं होते, ये दे आर द मोस्ट फंडामेंटल व्हाट वी से द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपको ये आ गए हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आगे सारा कुछ आता रहेगा। अब आपको जो अब तक की, अगर कल का लेक्चर लेने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ट्रेट क्या होता है, अलील्स क्या होती हैं, डोमिनेंट अलील कौन सी होती है, रिसेसिव अलील कौन सी होती है, मेंडल लॉ किस तरह अप्लाई होते हैं, कौन सा क्रॉस मोनोहाइब्रिड होता है, कौन सा डाई हाइब्रिड होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। और जब जब जो ताल्लुक आते हैं कौन कौन सी रेशोज बनती हैं, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये जहां तक हमने जो पढ़ा ये सारा अगर आपको आता होगा तो आगे वाली जेनेटिक्स पढ़ने में आपको इतना मजा आएगा जितना आपको सर्दी गर्मी के मौसम में रूफ सा पी के आता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आपको इतना बुरा लगेगा कि जितना मुझे अभी आपको देख के लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह।